सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आप कल केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हो और हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी पूरी मेहनत कर ही सकते हो। घबराना बिल्कुल नहीं है, बस दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे फर्स्ट 3-4 पेज में बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखेंगे, क्योंकि जो एग्जाम का आंसर शीट चेक करने वाले हैं वो भी तो एक इंसान है। हो सकता है उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, वो गुस्से में कॉपी चेक करने जाए और आपकी कॉपी इतनी गंदे तरीके से हैंड राइटिंग हो कि देख के उनका मन अच्छा ना लगे और वो एवरेज मार्किंग कर दे। और वही आदमी अगर गुस्से में है और आपकी कॉपी देखी, वाह कितनी सुंदर है, तो उसमें आपको मार्क्स दे दे। यानी आपको ये ध्यान नहीं रखना कि लाइन बाय लाइन सारा बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है कि पहला 3-4-5 पेजेस में सुंदर तरीके से बताना है। भले वो लास्ट क्वेश्चन बनाना हो या बीच का कोई क्वेश्चन आता हो, पहले जज कर लेना कि 4-5 कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम बहुत आसान तरीके से और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, विदाउट ओवर राइटिंग, विदाउट कटिंग। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो, इंग्लिश का एग्जाम देकर आए हो, तो आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है। आज हम आपके लिए एक बायोमोलिक्यूल्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल से केस स्टडी बेस्ड और सॉल्यूशन से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए हमने सोचा कि इसको छोड़ के क्यों जाना। तो जैसा कि हमने आपको केस स्टडी बेस्ड सॉल्यूशन का बताया था, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बताया था, या D&F ब्लॉक का बताया था, सब जगह एक बात समझाया था कि पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, देख लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर पूरा पैसेज तो नहीं पढ़ने की जरूरत, शुरू में कुछ पैसेज दिया हुआ है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ कहानी लिखी गई है कैसे कैसे DNA RNA का खोज हुआ। लेकिन उसके बाद एक लाइन आता है जहां पर लिखा हुआ है चार्जेस नाम के एक साइंटिस्ट थे, रीच्ड 2 मेजर कंक्लूजन। चार्जेस नाम के साइंटिस्ट ने 2 मेजर कंक्लूजन दिया। पहला दिया कि जितना भी न्यूक्लियोटाइड है का कंपोजिशन है DNA का, वो वैरी करेगा, हर स्पीसीज में अपना अपना होगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो आगे समझेंगे, बस ये समझ लो कि द न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ DNA वेरीज अमॉन्ग स्पीसीज। हर स्पीसीज में जो न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन है वो वैरी करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहा कि ऑलमोस्ट ऑल DNA नो मैटर व्हाट ऑर्गेनिज्म और टिश्यू टाइप इट्स कम फ्रॉम मेंटेन सर्टेन प्रॉपर्टीज इवन एज इट इज इट्स कंपोजिशन वेरीज। ये कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी में DNA पाया जा रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें अगर DNA पाया जा रहा है तो उसकी एक सर्टेन प्रॉपर्टीज होगी ही होगी कि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना होगा, DNA जैसा स्ट्रक्चर होगा, भले ही उसका कंपोजिशन अलग हो। कंपोजिशन अलग होने का मतलब मेरे अंदर मेरे पापा की DNA मिलेगी, आपके अंदर आपके पापा मम्मी की DNA मिलेगी। क्या आपके पापा मम्मी की DNA मेरे अंदर आएगी? नहीं। क्या मेरे पापा मम्मी की DNA आपके अंदर आएगी? नहीं। यानी सर्टेन प्रॉपर्टीज तो है, कंपोजिशन तो वेरी कर रहा है, लेकिन एक प्रॉपर्टी है कि आपके DNA के हिसाब से आप भी इंसान बने हो, हम भी इंसान बने हैं, आपके पास भी ब्रेन है, मेरे पास भी ब्रेन है। यहाँ तक ये बातें समझाई गई। फिर कहता है इन पार्टिकुलर द अमाउंट ऑफ एडेनाइन, एक टर्म आता है एडेनाइन जिसको A से डिनोट करते हैं, इज सिमिलर टू द अमाउंट ऑफ थायमीन। ये बराबर है किसके? THYMINE थायमीन के, ये दिया गया है। एंड द अमाउंट ऑफ ग्यूनाइन, दूसरा चीज है GUANINE कैपिटल G, इज अप्रोक्सीमेटली द अमाउंट ऑफ साइटोसिन, वो जो है साइटोसिन के बराबर है, लगभग साइटोसिन। यानी DNA में एक बात देखा गया कि एडेनिन का जो वैल्यू है वो थायमीन के बराबर है, और ग्यूनाइन का जो वैल्यू है वो साइटोसिन मतलब C के बराबर है। इन अदर वर्ड्स द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स हम कहते हैं, हम कहते हैं A प्लस G को, यानी A और G को जोड़ दो तो वो प्यूरिन्स बन जाएगा। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ पायरीमिडीज, दूसरा है हमारे पास पायरीमिडीज C प्लस T, इन दोनों को जोड़ दो तो पायरीमिडीज बन जाएगा, और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, आर यूजुअली नियरली इक्वल, मार्कर खत्म है। ठीक है, अच्छा, दिस कंक्लूजन नोन एज चार्जिफ रूल कहता है, चार्जिफ रूल कहता है कि अगर कोई DNA है, उस DNA में जो एडेनिन होगा वो थायमीन के बराबर होगा, और जो ग्यूनिन होगा वो साइटोसिन के बराबर होगा, और एडेनिन प्लस ग्यूनिन को जोड़ोगे तो प्यूरिन्स मिलेगा, और
थायमीन प्लस साइटोसिन को जोड़ोगे तो पैरामिडीज मिलेगा, और ये दोनों का जो सम होगा एडेनिन प्लस ग्यूनिन का और थायमीन प्लस साइटोसिन का, वो आपस में बराबर होगा। आगे कहता है दिस कंक्लूजन इज नोन एज चार्जिफ रूल। इसी को हम क्या कहते हैं, सारे कंक्लूजन को हम कहते हैं चार्जिफ रूल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर आगे एक लाइन कहता है दीज आइदर हैव चार्जिफ रूल। यहां तक तो लिख लिया। अब जहां तक आपने भाषा समझ ली, मतलब यहां से पूरा पैसेज पढ़कर ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी वहां से हमें चार्जिफ रूल का बात पता चला, इसको मिटाया। ठीक है, पैसेज से क्या क्या चीजें हम निकाल सकते थे वो निकाल लिया। सब न्यूक्लियोटाइड तो नहीं बताया, कोई बात नहीं। यहां तक हो गया, ये चार्जिफ रूल हो गया। ठीक है सर, क्योंकि जगह नहीं हमारे पास तो हम उसमें से डाटा को समझाकर, पैसेज में दिया गया था वो समझाकर हमने आपको बता दिया। फिर कहता है चार्जिफ रूल इज नॉट ओबेड इन सम वायरसेस। कुछ ऐसे वायरसेस है जहां पे चार्जेस रूल नहीं लगते हैं, यानी यहां पर तो चार्जेस रूल वैलिड है, चार्जेस रूल, और कहता है चार्जेफ रूल इज नॉट obeyed in some viruses. They either have single strand DNA, यानी DNA का अगर सिंगल हेलिक्स होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो इस पे चार्जिफ रूल नहीं लगेगा। एंड RNA एज देयर जेनेटिक मटेरियल, और अगर RNA है तो इस पे चार्जिफ रूल नहीं लगेगा। चार्जिफ रूल इज ओनली वैलिड फॉर DNA डबल हेलिक्स। तो यहां से पहला क्वेश्चन निकल सकता है कि एडेनिन प्लस ग्यूनिन को क्या कहते हैं, प्यूरिन्स। दूसरा क्वेश्चन निकल सकता है साइटोसिन प्लस थाइमीन को क्या कहते हैं, तो पैरिडीन्स। चार्जिफ रूल क्या है, तो कहोगे ये रूल, ये पूरी बातें लिख दोगे कि फॉर अ डीएनए डबल हेलिक्स, फॉर अ डीएनए डबल हेलिक्स इफ एडेनिन बराबर थाइमीन, ग्यूनिन बराबर साइटोसिन एंड प्यूरिन्स दैट इज A plus G बराबर पैरामिडीन C plus D, this is called चार्जिफ रूल। चार्जिफ रूल is not obeyed for DNA single helix strand और RNA। कोई दिक्कत? चार्जिफ रूल लिखना होगा तो बोल दोगे कि डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स के लिए चार्जिफ रूल आया था जहां पर एडेनिन थाइमीन के बराबर था, साइटोसिन जो है वो ग्यूनिन के बराबर था, और प्यूरिन्स बराबर पैरामिडीन्स था। प्यूरिन्स जो था A plus G था, पैरामिडीन C plus D था। हर जगह पैसेज देके नहीं बताएगा, कोई छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा, इन सब बातों को भी नोट डाउन कर लेना। यहाँ तक चार्जिफ रूल क्या होता है वो समझ आ गया, चार्जिफ रूल कहाँ पे वैलिड नहीं होता है वो समझ में आ गया। अब पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज 100 एडेनिन, यानी A की वैल्यू है हमारे पास 100 एंड 150 साइटोसिन, यानी C की वैल्यू है हमारे पास 150। कहता है साइटोसिन बेसिस व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अभी कह रहे थे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है A को T से जोड़ दो, G से जोड़ दो और C से जोड़ दो, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी इन चारों को जोड़ दो तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स निकल जाता है। अब क्योंकि ये सारी बातें जो बताई गई है वो डीएनए डबल हेलिक्स के लिए बताई गई है, सिंगल के लिए तो बताई नहीं गई है, तो यहाँ पर जो A की वैल्यू दी गई है वही वैल्यू T की हो जाएगी अकॉर्डिंग टू चार्जिफ रूल, तो ये भी हो जाएगा 100। जो C की वैल्यू है वो कैपिटल G की वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू चार्जिफ, तो ये भी हो जाएगी 150। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 150, 300, 400 एंड 500। बोलो बात समझ में आई? यानी यहां तक हमने एक बात सीखा कि भले वो पैसेज में दे दिया गया था, अगर नहीं दिया गया होता तो एडेनिन को A से डिनोट करते हैं, थाइमीन को T से, साइटोसिन को C से और ग्यूनिन को G से। एडेनिन जो होता है वो थाइमीन के बराबर होता है, ग्यूनिन जो होता है वो साइटोसिन के बराबर होता है,
प्यूरिन्स बनाते हैं तो हम A प्लस जी लिखते हैं यानी एडेनिन प्लस ग्यूनिन लिखते हैं। पैरामिडिन्स बनाते हैं तो हम C प्लस टी लिखते हैं। ये सारा रूल है चार्जिफ रूल। किसके लिए? किसके लिए? डीएनए डबल हेलिक्स के लिए। डीएनए डबल हेलिक्स के लिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो या तो वो डीएनए सिंगल हेलिक्स है या वो आरएनए है। अब कैसे पता चलेगा कि डीएनए सिंगल हेलिक्स है या आरएनए है, वो भी बताएंगे। उसके बाद पहला क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा था, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 या प्यूरिन्स प्लस पैरामिडिन्स जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। जितना ए का वैल्यू था उतना टी का हो जाएगा, क्योंकि डबल डीएनए डबल हेलिक्स के लिए दिया गया, और जितना सी का वैल्यू है उतना जी का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ तक जो बातें लिखनी है वो लिख लो, चार्जिफ रूल वगैरह वगैरह। फिर इसका दूसरे पार्ट के क्वेश्चन में आते हैं और साथ ही साथ डीएनए और आरएनए की कहानी यही समझा देते। ठीक है, लिख लिया ये, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब सवाल उठता है कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। इरेज करें। हाँ सर, तो देखो कैसे कैसे डिफरेंस लिखोगे। यहां से ये भी मिटा दो। अब हमें लिखना है, यहां पर है हमारे पास आरएनए, यहां पर है हमारे पास डीएनए। पहला पॉइंट तो लिख दोगे कि ये जो है ये डी राइबोज है, राइबोज, और इसके लिए लिखोगे कि D2 डीऑक्सी राइबोज है। समझो समझो समझो। पहला पॉइंट हो गया कि सिंपल डी राइबोज है, इसका पहला पॉइंट हो गया कि D2 डीऑक्सी राइबोज है। दूसरा पॉइंट हो गया कि इसके अंदर A एंड T पाया जाता है जो कि बनाता है प्यूरिन्स, और इसके अंदर भी A एंड T पाया जाता है जो कि बनाता है प्यूरिन्स। उसको पूरा लिख देना, एडेनिन थाइमिन फॉर्म्स प्यूरिन्स बेसेज, ऐसे लिखा होता है, एंड एडेनिन थाइमिन फॉर्म्स प्यूरिन्स बेसेज। एडेनिन एंड थाइमिन नहीं, एडेनिन एंड ए एंड जी, ग्यूनिन ना, ए एंड जी जो है वो प्यूरिन्स बेसेज, समझो ना। इसके अंदर भी ए पाया जाता है यानी एडेनिन पाया जाता है, और ग्यूनिन पाया जाता है, और डीएनए के अंदर भी एडेनिन और ग्यूनिन पाया जाता है। दोनों मिलके प्यूरिन्स बेसेज बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो पिरामिड्स बनता है, पायरामिड्स बनता है, इसके अंदर जो PYRIMIDES बेसेज बनता है वो किसको लेके बनता है? साइटोसिन प्लस थाइमीन को लेके बनता है। लेकिन इसके अंदर जो पैरामिडिन्स बनता है वो बनता है, साइटोसिन लेते हैं और यूरेसिल लेते हैं। यू मतलब यूरेसिल, यानी पहला चीज समझेंगे आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। डीएनए जो है वो डी राइबोज है, आरएनए जो है वो डी राइबोज है, डीएनए जो है वो D2 डीऑक्सी राइबोज है। इसके अंदर ए एंड जी मिलके प्यूरिन बनाता है, और इसके अंदर भी ए एंड जी मिलके प्यूरिन बनाता है। लेकिन इसके अंदर जो पिरिमिडीन होता है वो साइटोसिन और थाइमिन मिलके बनाता है। लेकिन इसके अंदर जो पिरिमिडीस होता है वो साइटोसिन प्लस यूरासिल मिलके बनाता है। ठीक है, ये डीएनए में तीसरा पॉइंट लिखोगे तो ईट सिंथेसाइजेज प्रोटीन, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद करता है, और ये एक इनहेरिटेंस है, मतलब मम्मी पापा से बच्चों में यानी ऑफ स्प्रिंग में आने वाला चीज है, एक इनहेरिटेंस कैरेक्टर है। क्या है? इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स। यानी यहां से चार्जिफ रूल, एडेनिन, यूनिन, प्यूरिन्स, पिरामिडिन्स, डीएनए, आरएनए के बीच में डिफरेंस समझा और आसानी से समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देख लो, अच्छे से समझ लो, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और ये इनहेरिटेंस कैरेक्टर बनाता है, यानी पापा का जो गुण है वो बेटे में आएगा, बेटा का जो गुण है उसके बेटे में आएगा, नहीं ऑफ स्प्रिंग में चलता चला जाता। अब इसका जो हमारे पास क्वेश्चन था केस स्टडी बेस्ड, उसका दूसरा तीसरा पार्ट जगह नहीं था तो नहीं लिखा था, इसको लिखो, उसका तीसरा पार्ट समझाते हैं। आरएनए डीएनए भी पूछा जाएगा तो बता लोगे, और साथ ही साथ डीएनए डबल हेलिक्स में ये सब आपस में बराबर होंगे, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। लेकिन डीएनए सिंगल हेलिक्स होगा तो ऐसा कुछ बराबर नहीं होंगे, तो वो सिंगल हेलिक्स हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसको जल्दी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सब मिटाएंगे इसलिए पॉज करने जा रहे हैं, रोक के 1 2 3 पॉज करे। हाँ सर, इसके दूसरे पार्ट में कहता है, ये हटाया नहीं हमने क्योंकि यहीं से कोरिलेट करना था। दूसरे पार्ट में कहता है अ सैंपल ऑफ हेयर एंड ब्लड वाज फाउंड एट 2 साइट्स
कहीं पे किसी साइंटिस्ट को एक जगह पे थोड़ा सा ब्लड मिला, जैसे कहीं मर्डर वर्डर हो जाता है तो कैसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट सर्च करता है, तो कहीं ब्लड मिला और कहीं पे कुछ बाल मिला, और वो साइंटिस्ट क्लेम कर रहा है कि वो दोनों किसी एक ही स्पेसीज का है। अगर इंसान का है तो इंसान का है, शेर का है तो शेर का है, किसका है वो नहीं पता, लेकिन किसी एक ही स्पेसीज का इंसान का ब्लड है तो ये हेयर भी इंसान का ही है, अगर टाइगर का ब्लड है तो ये टाइगर का ही हेयर है। तो कैसे ये बात जज कर क्लेम कर पाए साइंटिस्ट? तो उन्होंने क्या देखा होगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड देयर कंपोजिशन। उन्होंने न्यूक्लियोटाइड देखा होगा और उसको कंपोजिशन देखा होगा, बोला होगा आर सेम, इसलिए कह दिया होगा कि सही बात है, अगर ऐसा है तो वो सेम स्पेसीज से बिलोंग करता होगा। ठीक है, यानी उन्होंने एक बात जज किया होगा कि जो डीएनए है हमारा, उसके अंदर का जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो सेम कंपोजिशन का है, इसलिए वो सेम स्पेसीज से बिलोंग करता होगा। बात खत्म। जिस कंपोजिशन का इंसान का होगा उसी कंपोजिशन का डीएनए मिला होगा, तो इससे साइंटिस्ट क्लेम कर पाए होंगे। तो दूसरा का भी आंसर हो गया। देखो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसका सिंपल आंसर था A + T + G + C, 100 + 100 + 150 + 150। बात खत्म। जो जोड़ के आया वो आंसर खत्म। दूसरे का आंसर बी पार्ट का कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड देयर कंपोजिशन फॉर डीएनए आर सेम, सो दे आर सेम स्पेसीज। अब इसके सी पार्ट पे आते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? क्लियर कैसे कैसे बातें बन रही है। ठीक है, बाद बाकी ये सब एक्स्ट्रा चीज समझा दिया है, इसको इरेज ही कर देते हैं, लिख लो इसको। अब ये वाला रहने देते हैं चार्जेफ रूल, और ये सारी चीजें हम हटा देते हैं। जब भी कोई चीज क्लेम करे कि सेम है तो बोल दो कि उसके न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोजिशन है डीएनए के साथ वो सेम कंपोजिशन का होगा। बाल का भी वही कंपोजिशन है डीएनए का, और ब्लड का भी वही कंपोजिशन है, तो वो सेम स्पेसीज से है। अगर कंपोजिशन सेम नहीं है तो वो डिफरेंट स्पेसीज से है। इसके तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो दिया गया है, इसके लास्ट पार्ट में आते हैं। अब इसके लास्ट पार्ट क्या कहता है कि द सैंपल ऑफ अ वायरस वाज टेस्टेड। एक वायरस के सैंपल को टेस्ट किया गया एंड इट वाज फाउंड टू कंटेन 20% एडेनिन, यानी ए की वैल्यू है 20%, 20% थाइमीन यानी टी की वैल्यू है 20%, एंड 20% ग्यूननिन यानी जी की वैल्यू है 20%। हम जानते हैं परसेंट में टोटल परसेंटेज कितना लेते हैं, 100%। तो कहता है एंड द रेस्ट इज साइटोसिन, यानी सी की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 ये चला गया, 20 ये चला गया, 40, 20 ये चला गया 60, यानी सी हो जाएगा 100% माइनस 60%, दैट इज 40%, यानी सी की वैल्यू ये आ गई। अब कहता है इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस वायरस इज डीएनए डबल हेलिक्स। तो हम जानते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स के लिए हमें लगाना होगा चार्जेफ रूल। चार्जेफ रूल कहता है A बराबर T होना चाहिए और G बराबर C होना चाहिए, लेकिन जब इसको हमने कंपेयर किया तो हमने देखा A बराबर T तो है, लेकिन G जो है वो C के बराबर नहीं है, यानी ये डीएनए डबल हेलिक्स तो नहीं है, क्योंकि C 40% है और G 20% है। दूसरा कहता है क्या ये RNA है, डीएनए सिंगल हेलिक्स होगा। इसका आंसर पूछता है क्या आरएनए है, आरएनए है। तो हमने देखा था कि जब हम डीएनए लिख रहे थे तो हम कह रहे थे कि A + G बन रहा था प्यूरिन्स और C + T बन रहा था पायरामिडीज, लेकिन जब आरएनए का डिफरेंस लिख रहे थे, आरएनए में लिख रहे थे, तो हम क्या लिख रहे थे कि A + G में तो प्यूरिन्स बन रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन C + T की जगह क्या आ जा रहा था, यू मतलब यूरासिल, और ये बन रहा था पिरामिडीज। तो यहां पर आप कहोगे कि आरएनए है या नहीं, आरएनए, तो आप बोलोगे कि आरएनए के लिए आपको क्या चाहिए, AGCU इज नीडेड, ये आपको चाहिए, लेकिन यहां क्या है, AGTC है, यानी CT है, यानी आपके पास, बट देयर इज AGCT, तो ये आरएनए भी नहीं है। समझो
ये 2 नंबर, पहला वाला क्वेश्चन जो था टोटल न्यूक्लियोटाइड 1 नंबर का था, A प्लस T प्लस G प्लस C जोड़ दिया 1 नंबर मिल गया। दूसरा वाला साइंटिस्ट को कैसे पता चला, तो लिख दो डीएनए का कंपोजिशन यानी न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन सेम था तो 1 नंबर मिल गया। ये 2 नंबर का है, तो आधा नंबर इसमें मिलेगा कि क्यों डीएनए डबल हेलिक्स नहीं है, क्योंकि A बराबर T और G बराबर C होना चाहिए, इसका कंडीशन है। लेकिन कंपेयर किया तो A बराबर T है लेकिन G बराबर C नहीं है, इसलिए ये डीएनए डबल हेलिक्स तो नहीं है। आरएनए इसलिए नहीं है क्योंकि आरएनए के लिए AGCU चाहिए, A मतलब एडेनिन, G मतलब ग्यूनिन, C मतलब साइटोसिन, U मतलब यूरासिल। लेकिन है मेरे पास क्या, एडेनिन, ग्यूनिन, सीटासिन और यूरासिल की जगह थाइमिन है, तो आरएनए नहीं होगा। तो बोल दोगे कि ये भी गलत, ये भी गलत। बोलो जो दो कि इट इज डीएनए सिंगल हेलिक्स, ये डीएनए सिंगल हेलिक्स ही है। समझ में आई बात। अब इसी का एक और पार्ट करके दिया गया था कि और लिख दिया था और बोला अगर ये नहीं बना सकते तो और में बताओ चार्जिफ रूल फॉर डीएनए डबल हेलिक्स क्या है। तो बोल दोगे चार्जिफ रूल फॉर डीएनए डबल हेलिक्स is that if adenine equals to thymine and guanine is equals to cytosine for a DNA double helix and purines A plus G equals to pyrimidine C plus D, then this is the Chargaff rule। ये पूरा कहानी लिख दोगे बिना लैंग्वेज बनाए हुए भी, तो आपको इसके और पार्ट का भी आंसर मिल जाएगा। इसके और पार्ट में दिया हुआ था जो हमने लिखा नहीं, समझा दिया। तो इस तरह से केस स्टडी बेस्ड का 3 क्वेश्चन था 4 नंबर का, ये आपको समझा दिया और साथ ही साथ इसके और पार्ट में जो चार्जिफ रूल लिखना था वो भी समझा दिया, और आरएनए डीएनए अगर पूछ लेता है तो वो भी समझा दिया। ये करके जाओ, ये बहुत जगह इंपॉर्टेंट देखा नहीं आया, देखो आना नहीं आना हम तो सेट नहीं किए, लेकिन फिर भी आप ट्राई करके जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने का। अगर डाउट रह जाता है तो एज इट इज आप कमेंट करोगे, हम डाउट को क्लियर करेंगे। कल बोर्ड है तो जल्दी से कमेंट कर लोगे, समझ में आ जाता है तो टाइम मिले तो छोटा सा कमेंट, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अब बोर्ड का एग्जाम है, कमेंट लगाने में टाइम नहीं वेस्ट करो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा मार देना, 2 सेकंड तो लगेगा, जब 1 घंटे का देख सकते हो कितने देर हो गया, ओहो 21 मिनट। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। डू एज गुड एज पॉसिबल, ऑल द बेस्ट। जय बजरंगबली, जय सरस्वती माता। ठीक, अच्छे से करो, हमने भी मेहनत की, आप भी अच्छे से करो, हमारा नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो। बाय, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम।